मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए डेली शाम 6:30 PM पे इस चैनल पे आप जानते हैं एक नया वीडियो क्लास आपके लिए अपडेट किया जाता है। तो अपने इसी वरदान सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे और आज बात करेंगे एक शानदार आपके सोशल साइंस अर्थात कि सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर की। तो यहां से आप एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं अगर डेली क्लास करते हैं तो कितना हम लोग महत्वपूर्ण और सिर्फ परीक्षा उपयोगी प्रश्न की बात करते हैं। तो एक नया सोशल साइंस की मॉडल पेपर आ गया आपके लिए। इसमें 80 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सिर्फ 40 प्रश्न आपको एग्जाम में बनाना है, लेकिन हम लोग पूरे 80 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बिल्कुल एग्जाम के अनुरूप इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों माध्यम के छात्रों के लिए प्रश्न है और सिर्फ वीवीआई प्रश्न, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई आलतू फालतू प्रश्न नहीं, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। परीक्षा में कम समय है तो आपको भी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करना है। इससे दो तीन बेनिफिट है, आपका टेस्ट हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि आपकी तैयारी किस स्तर का है और इससे शानदार रिवीजन सोचिए क्या हो सकता है। और ये आपके लिए गेस पेपर है, क्रैश कोर्स है, तो यहां से सीधे सीधे प्रश्न भी आएगा बोर्ड एग्जाम में। पहले नंबर प्रश्न का आंसर सभी विद्यार्थी देने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न सर, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? ये प्रश्न तो काफी वीवीआई है, कितना बार हम लोग चर्चा किए हैं। आपको बताना है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है। तो मैं देख रहा हूं जो भी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, जो भी सभी क्लास किए हैं बिहार टॉपर सीरीज, वरदान सीरीज, उन्होंने पहले ही आंसर कमेंट कर दिया है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन है मेजनी। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था सर? मेजनी ने। याद रखेंगे, यंग यूरोप पूछे या यंग इटली, दोनों का स्थापना मेजनी ने ही किया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस भारतीय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी? इसमें से किस भारतीय ने गैरीबाल्डी की बायोग्राफी लिखी थी, यही आपको बताना है। मैं बोला बड़ा ही शानदार शानदार प्रश्न आपको मिलेगा। याद रखेंगे, नहीं मालूम है तो इसका ऑप्शन सी आपको ओएमआर शीट पे कलर करके आना है। केबी हेडगेवार ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। पहले आपको आंसर देना है, अगर आपको नहीं मालूम है तो इसलिए मैं सही आंसर बता रहा हूं। याद करते चलिएगा क्योंकि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात चर्चा हम लोग इस चैनल पे करते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि किस विख्यात कवि की मृत्यु यूनानी युद्ध में हुआ? इसमें से किस विख्यात कवि की मृत्यु हो गया था ग्रीक वार में? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बुक से प्रश्न है। इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सी, बायरन कवि का मृत्यु जो है यूनानी युद्ध में हो गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है, याद करते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे सर, 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है, इस्करा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कर किसने क्रांतिकारी आदर्शों का प्रचार किया? इस्करा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, यही घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा है, तो याद रखेंगे लेनिन। इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लेनिन। आपको ओएमआर शीट पे कलर करके आना है। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न अपने से कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? हु लेड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रसिया? आपको बताना है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। काफी विद्यार्थी इसका सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, लेनिन ने। तो बिल्कुल सही, रूस का बोल्शेविक क्रांति आप समझ रहे हैं नवंबर 1917 में हुआ था। और बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का राजा क्या था? जार निकोलस द्वितीय। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि लाओस में पाथेट लाओ की स्थापना किसने की? लाओस में पाथोट लाओ की स्थापना किसने की, यही आपसे पूछा है। याद रखेंगे, 6ठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूफनाबोंग ने लाओस में पाथोट लाओ की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या आपसे पूछ रहा है। प्रश्न पूछा है, कंबोडिया को किस वर्ष गणराज्य घोषित किया गया? आपको बताना है कि कंबोडिया को किस वर्ष गणराज्य घोषित कर दिया गया, यही आपसे पूछा है। तो 9 अक्टूबर 1970। याद रखेंगे, 9 अक्टूबर 1970 राइट आंसर है। ऑप्शन ए 1970 दिया है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से कह रहा है सर कि होम रूल आंदोलन किसने चलाया? आपको बताना है होम रूल मूवमेंट जो चला था वो मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था। तो जो भी छात्र कह रहे हैं एनी बेसेंट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन सी सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से कह रहा है
कि भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी। इसका तो आंसर आपको किसी भी हाल में गलत कमेंट नहीं करना है, आपको बताना है कि भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर कमेंट करते हैं। जो भी छात्र कह रहे हैं कि 9 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह के स्थान पर कौन सा आंदोलन चलाया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह के स्थान पे कौन सा आंदोलन चलाया गया था सर, तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन बिहार में चलाया गया था, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि जीवाजी राव सूती कारखाना कहां खोला गया। आपको बताना है कि जीवाजी राव सूती कारखाना कहां खोला गया था। तो जो भी छात्र कहना है सर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, तो आपका समझिए तैयारी बिल्कुल शानदार है, ग्वालियर में खोला गया था। आगे बढ़ेंगे सर, 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ। कोयला उद्योग जो है भारत में कब प्रारंभ हुआ था, तो जो भी विद्यार्थी सोच रहे हैं 1814 ऑप्शन ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1814। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न शुरू हो गया। कह रहा है भारत की दलीय पद्धति की क्या विशेषता है। आप जानते हैं भारत में दलीय पद्धति है, अर्थात कि कई दल चुनाव में भाग लेते हैं। वहीं पूछा है कि इस दलीय पद्धति की क्या विशेषता है, तो भारत में हम लोग कितना बार पढ़े हैं, बहुदलीय पद्धति, अर्थात कि चुनाव में बहुत सारे दल भाग लेते हैं, तो इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन ए करना है। 14 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत की नगर निकाय की स्थापना की गई। अर्थात कि किस संवैधानिक संशोधन करके भारत में नगर निकाय की स्थापना किया गया था। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है। इसमें से क्या जो है डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, यही प्रश्न आपसे पूछा है। देखिए, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखना, क्रांति का भय नहीं रहता है, विविधताओं में भी सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होता है, सब जो है लोकतंत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो इसलिए राइट आंसर ओएमआर शीट पे आपको क्या कलर करके आना है, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से कह रहा है कि बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस निकाय में लागू की गई है। आपको बताना है कि बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस निकाय में लागू किया गया है सर, तो पंचायती राज की निकाय में, पंचायती राज व्यवस्था में, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ये भी काफी महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी सर, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। आपके बुक में लिखा गया पॉलिटिकल साइंस के, ब्रिटेन में पड़ा था, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कौन सा नहीं है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ये सब प्रश्न इसलिए मैं शुरू में बोल दिया, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आपको देखने को मिलेगा। ये सब प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कौन नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बाकी सभी अनुरूप है, कानून के समक्ष समता होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, उत्तरदायी शासन व्यवस्था होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा था कौन नहीं है। 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है भारत में निम्नलिखित में लोकतंत्र का कौन सा रूप पाया जाता है। भारत में लोकतंत्र का कौन सा रूप है, तो यही आपको बताना है। तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जिसमें जनता सीधे भाग लेते हैं, और अप्रत्यक्ष में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो भारत में देखिए हम लोग प्रतिनिधि चुनाव होता है, जो भी चुनाव होता है उसके प्रतिनिधि को हम लोग चुनकर भेजते हैं, वही लोग हम पे शासन करते हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न तो काफी शानदार है, आप इकोनॉमिक्स से लिया गया है। कह रहा है गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था। ये तो आपको किसी भी हाल में गलत नहीं करना है, आपको बताना है गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत किसने दिया था सर, तो ऑप्शन बी, रैगनर नक्स ने दिया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही आंसर है। तो
आपके बुक से प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद किस तरह की वस्तु एवं सेवा की गणना है। एक एक प्रश्न का आंसर पहले दीजिए, नहीं मालूम है तो इसलिए मैं बता रहा हूं सही आंसर। चिंता की कोई बात नहीं, एग्जाम तक जो क्लास आ रहा है इतना आप याद कर लेंगे तो आपकी तैयारी शानदार हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद किस तरह के वस्तु एवं सेवाओं का गणना है सर, तो सकल घरेलू उत्पाद देखिए पूछ रहा है, अर्थात कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की बात हो रहा है, तो ये किसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए फाइनल गुड्स एंड सर्विस, अर्थात कि अंतिम वस्तु एवं सेवा का गणना करते हैं हम लोग जीडीपी में। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि दोहरी गणना की समस्या किसके गणना में होती है। ये भी प्रश्न लॉजिकल प्रश्न है, आपके इकोनॉमिक्स में पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि, और वहीं पे आगे आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में क्या क्या कठिनाई है। तो उसमें क्या कठिनाई होता है कि एक बार आय जो होता है 2 बार काउंट किया जाता है, अर्थात कि दोहरी गणना की समस्या है। तो यही होगा राष्ट्रीय आय की गणना करने में दोहरी गणना की समस्या आता है, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम फेस होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। कह रहा है दादा भाई नौरोजी के अनुमान के अनुसार 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये थी। आपको बताना है कि जब सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने भारत में, आप जानते हैं 1868 राष्ट्रीय आय की गणना किए थे, तो उसमें प्रति व्यक्ति आय जो है कितना रुपया था, उन्होंने कितना बताया था अपने बुक में, पॉवर्टी एंड अर्न्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया उनके बुक का नाम था। तो जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन ए 20 रुपया, तो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 20 रुपया। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है इनमें कौन कागज का नोट अभी प्रचलन में नहीं है। इसमें से कौन सा कागज का नोट जो है अभी प्रचलन में नहीं है। सोचिए इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है। यही आपसे प्रश्न पूछा है, तो 1000 का नोट जो है इस समय प्रचलन में नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे सर, 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ओबरा और दाऊद नगर कालीन निर्माण केंद्र बिहार के किस जिला में स्थित है। ओबरा और दाऊद नगर जो कालीन बनता है वो निर्माण केंद्र बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ये कारपेट मेकिंग सेंटर है और ये स्थित है आपके बिहार के औरंगाबाद में। तो ऑप्शन ए सही आंसर है 25 का। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान नेशनल शिप इंस्टीट्यूट कहाँ सिचुएटेड है। यही आपसे प्रश्न पूछा है, तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे पटना में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं सर, 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न आपसे कह रहा है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, यही आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, चारों ऑप्शन पढ़िए और इसका सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, तो क्या आप ओएमआर शीट पे कलर करेंगे, तो ऑप्शन डी तट पर, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, सभी जगह जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी 27 का सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न अपने से कह रहा है इनमें कौन देश का केंद्रीय बैंक है। सोचिए इससे आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकता है। यह भी प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड पूछा है। कह रहा इनमें कौन देश का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 का। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के अनुसार सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कितने ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। तो ये आपके बुक से प्रश्न है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के अनुसार आपको बताना है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है वो लोन किस रेट पे उपलब्ध कराता है। यही आपसे पूछा है, तो 29 का राइट आंसर। जो भी छात्र कह रहे हैं कि ऑप्शन बी आपका आंसर सही है, बाजार दर से कम पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिलो मार्केट रेट। आगे 30 नंबर प्रश्न आ गया। प्रश्न आपसे कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर स्थित है। केंद्रीय सहकारी बैंक, द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो किस स्तर पे कार्य करते हैं सर, तो जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, जिला स्तर पे। तो तीसरा का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 31 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि कृषि के अस्थायी सुधार के लिए 15 से 20 वर्ष का ऋण कौन संस्थान प्रदान करती है। इसमें से कृषि के अस्थायी सुधार के लिए 15 से 20 वर्ष तक का ऋण कौन सा संस्थान जो आपको दे सकती
सकती है, यही प्रश्न आपसे पूछा है। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, भूमि विकास बैंक। क्या इसका सही आंसर होगा? भूमि विकास बैंक। आगे बढ़ते हैं सर, 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इनमें कहा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं मिलती है। ज्वारीय ऊर्जा का हमें उत्पादन करना है तो इसमें से चारों में से कहां पे हमको आदर्श दशाएं अर्थात उसके लिए अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध होगा? तो बुक पढ़े होंगे तो कहिएगा ऑप्शन सी, खंबात की खाड़ी में। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? आपको बताना है भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं सर। तो काफी छात्र कह रहे हैं कि ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 33 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है इनमें कहां खाद कारखाना अवस्थित है? खाद कारखाना, फर्टिलाइजर फैक्ट्री इसमें से कहां स्थित है, यही आपसे पूछा है। तो बरौनी में, बरौनी का खाद कारखाना आप पढ़े होंगे। ऑप्शन बी सही आंसर है। एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर इसीलिए बता रहा हूं, याद कीजिएगा क्योंकि यहां से बहुत सारा प्रश्न रहेगा बोर्ड एग्जाम 2022 में। कह रहा है 35 नंबर प्रश्न, मार्मगांव बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? मार्मगांव बंदरगाह इसमें से किस राज्य में आपको अवस्थित मिलेगा सर? तो गोवा में। कहां पे है ये? गोवा में। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य में खनिज तेल का काफी विशाल भंडार है? तो गुजरात में। ऑप्शन सी सही आंसर है, गुजरात इसका राइट आंसर करेंगे। सभी बुक से प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि साल किस प्रकार के वन का वृक्ष है? साल जो वृक्ष है वो किस प्रकार के वन में पाया जाता है, यही प्रश्न आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको 4 दिखाई दे रहा है। सही आंसर आपको कमेंट करना है क्या होगा इसका सही आंसर। जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन डी पतझड़, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपका समझिए ज्योग्राफी का तैयारी बिल्कुल शानदार है। पतझड़ वन का उदाहरण है साल वृक्ष। 38 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है बिहार में खरीफ फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल को बिहार में क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा है। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अगहनी फसल। बिहार में खरीफ फसल को किस नाम से जानते हैं? तो अगहनी फसल के नाम से जानते हैं सर। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना कहां पे है? कहां पे पेट्रोलियम मिलने की संभावना है बिहार में? ये भी आपके बुक से ही प्रश्न है, इसलिए मैं बोलता हूं जो आपका पतला पतला एससीईआरटी एनसीईआरटी का बुक है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स का, उसे आप जरूर पढ़ जाइएगा। पूछा है बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना कहां पे है? 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर करेंगे। 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 80 ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर है, लेकिन आज के क्लास को हम लोग 40 तक ही रोकेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी तैयारी किस स्तर का है, आपने 40 में से कुल कितना प्रश्न का सही सही आंसर दिए हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको सामाजिक विज्ञान की तैयारी करके आना है और जो बचे हुए 40 प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। अगले क्लास में आपको 40 में 40 स्कोर करना है। मिलेंगे फिर कल इसी समय, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।